दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग रील्स बना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लोग पढ़ रहे हैं, ट्विटर पे पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताबें भी पढ़ रहे हैं। किताबों की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राइटर से जिन्होंने 12 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी और 15 साल की उम्र में अपना पहला उपन्यास लिखा, और अभी तक 100 से ज़्यादा उपन्यास उनके आ चुके हैं। हमारे आज के मेहमान हैं अमित खान, जो मुंबई में रहते हैं लेकिन पिलखुआ के रहने वाले हैं, यहाँ दिल्ली से बहुत नज़दीक है। ऐसे ही मेहमान से हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एकता कपूर ने उनके उपन्यास पे सीरीज़ बनाई है, वेब सीरीज़ बनाई है, और कैसे सोनू सूद ने उनकी किताब को अपनी आवाज़ दी है। बहुत ही मशहूर राइटर हैं और आपने ज़रूर उनके 100 में से कुछ न कुछ उपन्यास तो आपने पढ़े ज़रूर होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, क्योंकि उनकी अभी पेंगुइन ने उनकी हाल में एक किताब प्रकाशित की है जिसका नाम है नायिका, और ये एक साइको थ्रिलर की कहानी है। तो उससे ज़्यादा जानकारी जो है वो हम सीधे अमित जी से करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है किताबों की दुनिया में। तो पहला तो सवाल जो है, क्योंकि हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग जो पाठक भी हैं, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो लेखक भी हैं जी। तो लेखकों के लिए तो पहला सवाल कि आप लिख कैसे लेते हैं 15 साल की उम्र में उपन्यास लिखना, क्योंकि उपन्यास के बारे में सोचना ही बड़े बड़े राइटर्स के लिए लगता है कि कैसे लिखेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे साथ, मैं इसको थोड़ा सीधे सीधे अल्फाजों में बोलूँ, सीधे सीधे शब्दों में अगर बोलूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब अपने आप हुआ, ये प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। चूँकि मैंने 12 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी और वो छप गई, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी में कि लिखी और फिर स्ट्रगल करना पड़ा। ये शायद ऊपर वाले ने, मेरा स्क्रीन प्ले ऊपर वाले ने लिखा हुआ था। मैंने राइटर बनने के बारे में नहीं सोचा कि मैंने राइटर बनना है, उससे पहले ही मैं राइटर बन चुका था। क्योंकि फिर पहली बार मेरी न्यूज़पेपर में कहानी प्रिंट हुई तो अच्छा लगा अपना नाम देखकर 12 साल की उम्र में, और फिर दूसरी कहानी लिखने के लिए प्रेरित हुआ उस एक कहानी से। फिर उसके बाद वो दूसरी कहानी छपी, फिर सिलसिला चल पड़ा, फिर कहानियाँ लिखते लिखते फिर उपन्यास लिखने की इच्छा हुई। तो ये लगता है आज मैं जब किसी 12 या 13 साल के बच्चे को देखता हूँ तो मुझे खुद हैरानी होती है कि इतनी कम उम्र में मैंने पहली कहानी लिखी, और उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे उस छापने वाले की होती है कि उसने मुझे छापा कैसे और उसे विश्वास कैसे हुआ कि ये मेरी ही लिखी हुई है, तो एक 12 साल के बच्चे के पॉइंट से। तो मुझे इसके लिए लगता है कि ये शायद ऊपर वाले का लिखा हुआ स्क्रीन प्ले था। कि उसने मेरे लिए पहले से सोचा हुआ था कि मैंने लेखक ही बनना है, इसको लेखक ही बनना है। हाँ, तो 17-18 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र में जब आदमी सोचता है कि मैं अपने कैरियर के बारे में, तब तक तो मेरा कैरियर फाइनल हो चुका था कि मैं राइटर बन चुका था और राइटर से बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। अच्छा, बढ़िया। तो लेखक, एक्चुअली हिंदी लेखकों के साथ ये छवि का संकट है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदी का लेखक जो साइड में कुछ है, पत्रकार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइड में लिखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह मेन स्ट्रीम में लिखते ही हैं और उससे बहुत अच्छा उनकी कमाई भी होती है। लेकिन पिलखुआ जैसी जगह में, मतलब छोटी जगह है, इसलिए हम जैसी जगह से मेरा कहने का मतलब छोटी जगह है, वहाँ पर राइटर बनने का ख्वाब कैसे? कोई तो आदर्श होगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको देख करके मन में आया कि नहीं, इस तरह का राइटर बनना है। सुरेंद्र मोहन पाठक थे या उस समय के कोई देवकीनंदन खत्री, कुछ तो रहे हैं। नहीं, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और हैरानी की मैं बात बताऊं, मैं लिखता भी था और दिन में 3-3 उपन्यास 250-250 पेज के डेली पढ़ जाता था। तो ये इतना, यानी आज के डेट में बहुत सारे लोगों के लिए स्पीड इतनी थी मेरे पढ़ने की। तो बहुत कम एज में मैंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास पढ़ डाले थे। और ऐसा नहीं जासूसी ही पढ़े, सोशल भी पढ़े, इसके अलावा साहित्य बहुत पढ़ा, तो सब पढ़ा। तो उन्हीं किताबों से ये प्रेरित हुआ कि लिखने, कहानियाँ माइंड में आने लगी। तो आपको मेरे बचपन के दोस्त हैं, जैसे एक आशुतोष राजवंशी, मेरा एक बचपन के दोस्त जो केजी से, यानी पहले स्टैंडर्ड से जो साथ थे, वो आज भी, मुझे अपनी चीज़ें याद नहीं रही, उसे याद हैं आशुतोष को। तो जब लंच टाइम होता था स्कूल में, तो मेरे पास मेरे दोस्त जमा हो जाते थे और वो मुझसे कहानियाँ सुना करते थे। अच्छा। तो मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ मिस किया, आज मुझे लगता है, तो मैं बचपन नहीं जी सका कहानियों के चक्कर में। मैं खेलता नहीं था, सिर्फ कहानियाँ सुनाता था, और लोग, मेरे दोस्त भी मेरे पास बैठकर कहानियाँ पढ़ते थे, कहानियाँ सुनते थे। तो मेरा ये सब इसीलिए मुझे लगता है शायद ऊपर वाले ने लिखा हुआ था कि मैं ऐसा ही था बचपन से। कुछ लोग चुने जाते हैं लिखने के लिए। तो मैं, और ये सीरियसली कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से कहानियों का सिलसिला था मेरे आसपास। तो मतलब उस जगह पे माहौल मिला, लोग सुन रहे हैं।
और पढ़ भी रहे हैं। पिलखुआ में आदमी को लगता है छोटी जगह है, ऐसा है, हम्म, ऐसा नहीं है। हम वाद विवाद प्रतियोगिताएं बहुत बोला करते थे। अच्छा। मेरे मित्र हैं बचपन के, डॉक्टर कुमार विश्वास, हम दोनों बचपन में एक साथ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। हाँ, तो बड़े वो आदमी की भी दोस्ती भी बड़े आदमी के साथ, नहीं, कवि नहीं, की ऐसा कवि कुछ की नहीं। दोस्ती लेखक के साथ है। तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं वो और मैं और हमारे और भी दोस्त थे हाँ, बहुत ज़्यादा। एक डॉक्टर वागीश दिनकर हैं वहाँ पर, एक बहुत बड़े पत्रकार थे वहाँ पर, शिव कुमार गोयल जी थे। अच्छा। तो मेरा माहौल बचपन से सब लेखकों और उसी तरह का रहा। और चूंकि लिखने भी लगे थे तो वो सर्कल अपने आप बनता चला गया। अच्छा, एक सवाल थोड़ा निजी है, मैं मतलब पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी मैं नीचे जब न्यूज़ रूम में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, सहकर्मियों के साथ, तो उन्होंने कहा ये अमित और खान कैसे, क्योंकि बिहार में ऐसे लोग हैं जिनका टाइटल खान है, और उनमें मैथिल ब्राह्मण, जैसे एक हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, उनका नाम था रामचंद्र खान, या हिंदी साहित्य में उषा किरण खान बहुत मशहूर साहित्यकार हैं। तो आपके नाम के साथ खान कैसे लगा? नहीं, देखिए, ये सवाल मुझसे सब जगह पूछा जाता है और इसमें कुछ चौंकने की बात नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे एक प्रकाशक थे, मेरा ओरिजिनल नाम है मुजफ्फर अली खान। अच्छा, पहली बात तो, अरे वाह वाह। हाँ, और दूसरी बात कि हमारे एक प्रकाशक थे, जैन थे, तो जिन्होंने मुझे नाम से छापना शुरू किया, तो ये नाम उन्होंने मुझे दिया। अच्छा, तो नाम दिया और फिर आज ये इसी नाम से मैं फेमस हूँ। बहुत बढ़िया। यही मेरा देविका रानी ने दिलीप कुमार को नाम दिया था, हाँ, यूसुफ साहब को, हाँ हाँ, जी जी जी, दिलीप कुमार का नाम दिया था। आपका भगवती प्रकाश चरण वर्मा थे जिन्होंने वो दिलीप साहब को नाम देने में उनका भी बड़ा योगदान था। अच्छा, आपकी जो हालिया किताब है नायिका, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे? वो नैना थी, नैना तलवार, मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई एक बेहद खतरनाक और पागल लड़की। पीड़ितों के लिए वो नायिका थी, मगर पापियों के लिए तो वो बस खलनायिका ही थी। नैना ने लड़कियों पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ हथियार उठा लिए। वो मर्डर करने लगी, ब्रूटल मर्डर। इस साइको थ्रिलर की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ 2 घंटे की कहानी है। 2 घंटे की कहानी जिसे अमित खान ने 250 पन्नों के अंदर बड़े ही कमाल अंदाज में लिखा है। 2 घंटे की इस कहानी में थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर, इमोशंस सब कुछ है। उपन्यासों की दुनिया में ये एक लाजवाब प्रयोग है। इस उपन्यास की शुरुआत एक रेडियो शो से होती है और जैसे ही 2 घंटे का वो रेडियो शो खत्म होता है, उपन्यास भी समाप्त हो जाता है। यानी ये सिर्फ 2 घंटे का बेहद जबरदस्त, रूह कपकपा देने वाला खौफनाक ड्रामा है। नायिका, जिसमें आपको खलनायिका नजर आएगी, और खलनायिका, जिसमें आप नायिका को देखेंगे। पेंगुइन रैंडम हाउस और हिंद पॉकेट बुक से जल्द आ रहा है अमित खान का नया उपन्यास नायिका। नायिका के बारे में मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, ज़्यादा आप बताएं। ये साइको थ्रिलर की कहानी है, मर्डर करती है बड़े कूल होकर के। वो कैसे बुना आपने, क्योंकि क्या लगता है कि मार्केट के हिसाब से आपने लिखा, या कि नहीं अब तो मुझे एक साइको थ्रिलर लिखनी है, ये मन बना के पहले तब कहानी बुनी? देखिए, साइको थ्रिलर लिखना हमारे लिए कभी कोई नई बात नहीं रही। पहली बात तो चूंकि हम बचपन से थ्रिलर लिखते हैं और जो क्रिमिनल होते हैं वो साइको होते हैं। इस किताब की खास बात ये थी, जो पॉइंट था लिखने का, कि हमारी जो थ्रिलर बुक्स होती हैं, जो मेरे कई साल से माइंड में था, कि वो उनकी जो रीडरशिप है वो लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। हमारी किताबें पढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, थ्रिलर पढ़ती हैं, लेकिन हम ज़माने से देखते आ रहे हैं वो सोशल किताबें पढ़ती हैं, लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं। जो लड़कियों की रीडरशिप है। तो मेरे माइंड में था कि एक थ्रिलर ऐसा लिखा जाए जो लड़कियों के लिए हो। ये इस कहानी के बेस में सबसे बड़ी बात थी नायिका की। आपकी हीरोइन भी तो वो मैंने मुद्दा, और मैंने राज कपूर साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ जीवन में। अच्छा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि राज कपूर साहब की एक खास बात थी जो शायद सब जानते हैं, कि वो ना सिर्फ कमर्शियल सिनेमा बनाते थे जो बहुत बड़ा बिजनेस करता था, बल्कि वो कहानियां भी ऐसी चुनते थे राज साहब
जो कहीं ना कहीं संदेश देती थी, कहीं ना कहीं कोई मैसेज देती थी। आप प्रेम रोग देखें, विधवा विवाह है, चाहे हीना देखें, या राम तेरी गंगा मैली देखें तो गंगा के ऊपर है, हीना जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर है। हर फिल्म में एक मैसेज है, यानी वो विषय चुनते थे गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल साहब जैसा, हाँ। और फिल्में बनाते थे, उनके हिट होती थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह, मनमोहन देसाई की तरह। बिल्कुल। तो और इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा आदर राज साहब को का है मेरे मन में, और शायद पूरी दुनिया उनका आदर करती है, ऐसा नहीं है। तो मेरे माइंड में था कि हम थ्रिलर को लोग पल्प फिक्शन बोलते हैं, लुगदी साहित्य बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे माइंड में था कि किताबें ऐसी लिखी जाएं जो कुछ मैसेज भी देती हों, कुछ संदेश भी देती हों। तो नायिका के पृष्ठभूमि में वो बातें हैं कि जो इसकी प्रमोशन उस तरह से की गई, इसीलिए ये लड़कियों के लिए लिखा गया सबसे एक थ्रिलर है, और लड़कियों के लिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। अच्छा। कि जो मैसेज हैं, संदेश हैं, जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियों की फाइट आज भी हमारे बहुत फेमिनिज्म की बात होती है, जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, बहुत अलग अलग लेवल पर अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन लड़कियों को आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज तंदूर कांड हुआ या निर्भया कांड हुआ, तो आज भी फाइट ये है कि पुरुषों के बराबर, हम तो पुरुषों के बराबर हैं। तो जो आदमी ये बोलता है कि मैं पुरुषों के बराबर हूं, वो पुरुषों के बराबर होता नहीं। हाँ। क्योंकि जो होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात। हाँ। तो इसमें यही मुद्दा उठाया गया कि जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं आपके साथ, तो आप पुरुषों की तरफ मत देखो, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को इतना समर्थ बनाओ, अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि अभी बनी नहीं हो, पहले तो ये मान लो। हाँ। तो वही नायिका है, जो नायिका इस तरह का किरदार है जो साइको थ्रिल यानी साइको बन जाती है लड़की, और किस तरह से वो सिर्फ अपना नहीं दूसरी लड़कियों का भी बदला लेती है। अच्छा। तो उसके लिए कोई पुरुष नहीं उठा, एक लड़की ही लड़कियों का बदला लेती है। और इसकी एक खास बात यह है कहानी की कि सिर्फ 2 घंटे का रेडियो शो है। अच्छा। सिर्फ 2 घंटे का, और ये 250 पेज की जो कहानी है, ये पूरे सिर्फ 2 घंटे की कहानी है। दिखाइए दर्शकों को जरा किताब। ये पेंगुइन ने छापी है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं महेश भट्ट लिख रहे हैं कि एक आउटस्टैंडिंग थ्रिलर है, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी तो चाहिए। दाम भी शायद बहुत आपके नॉर्मल है, 199 है, 200 रुपये से कम ही है। हाँ, और डिस्काउंट में भी है, डिस्काउंट में भी अभी। तो किताब खरीदना बहुत अच्छी आदत है, और किताब खरीदें, क्योंकि किताबों से बढ़िया दोस्त कुछ नहीं होता। आप ऑनलाइन भी तो पढ़ सकते हैं, मैं ये कहता हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ने वालों को, लेकिन आंखें दर्द करने लगती हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास, चाहे अमित खान की देखिए, मेरे पास लॉट, आई, छाया और ये बिच्छू का खेल, इस पर तो वेब सीरीज भी बन चुकी है एक तक, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन किताबों की एक खुशबू होती है, इसकी छपाई की जो खुशबू होती है वो मज़ेदार होती है। मैं एक सवाल आपसे अमित जी करना चाह रहा था कि पहले आपके हीरो तो करण मल्होत्रा, करण सक्सेना हुआ करते थे, वो शायद अब ऑडियो में भी सोनू सूद की आवाज़ में आए हैं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास ख्वाहिश पूरी होने की खबर देने आया हूँ। बचपन से ही मुझे स्पाई नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक है, और वो दिलचस्प हिंदी एक्शन वाले नॉवेल्स जो हमें रेलवे स्टेशन की किताब वाली दुकान से मिलती हैं। ना जाने मैंने कितने सफर उन माचो हीरोज और उनके हैरत अंगेज मिशंस के साथ गुजारे होंगे। एक से बढ़कर एक हीरोइंस और एक से बढ़कर एक सन की खलनायक से पंगे। कुछ दिन पहले ही स्पॉटिफाई और M&M टॉकीज ने मुझे अमित खान की जो मशहूर स्पाई नॉवेल्स हैं कमांडर करण सक्सेना के बारे में बताया, और मुझे मिल गया मेरे स्पाई हीरो का किरदार। एक सुनहरा मौका था विद अ ट्विस्ट। इस बार ऑडियो में आप भी तैयार हो जाइए टू हियर मी इन माय फर्स्ट पॉडकास्ट, कमांडर करण सक्सेना, एक होम ग्रोन इंडियन सुपर स्पाई जिसके एडवेंचर और एक्शन पैक्ड ऑडियो एपिसोड्स सुन के आप भी कहेंगे जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है। बिच्छू का खेल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जरा अभी ताजा तरीन सोनू सूद साहब ने आवाज दी है इनके, जी उस पर जरा बात। देखिए, मेरे 58 बुक्स पब्लिश हैं सिर्फ एक ही सीरीज पर, कमांडर करण सक्सेना पर। और रॉ का एजेंट है, और हमारे हिंदी पल्प फिक्शन में, हालांकि मैं पल्प फिक्शन कहना पसंद नहीं करता, मैं जासूसी साहित्य कहना पसंद करता हूँ।
चूंकि अब पल्प लोकप्रिय साहित्य कहना चाहिए। हाँ, और ये खत्म हो चुका है। पल्प जो है या लुगदी साहित्य जो था, हम्म, चूंकि ये अलग पेपर पे छपता था तो इसके लिए उसको लुगदी साहित्य हाँ, बोलते थे। ठीक है। अभी जहाँ साहित्यकार छपते हैं वहीं हम छपते हैं, अच्छा पेपर और है, साहित्यकार से ज्यादा बिकते हैं, ये भी मैं कहूंगा, सॉरी हाँ बट नहीं, कहूंगा। लेकिन छपते तो हैं सब, वो साहित्यकार पेंगुइन हैं। आप हैं, देखिए जो साहित्य है उससे साहित्य बना है, जिसमें लिखा है, जिसमें कहानियां हैं, वो साहित्य है। आप उसको बहुत ही कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में दर्ज करें तो आप मेन स्ट्रीम साहित्यकार माने जाएंगे। 500 कॉपियाँ बिकेंगी लाइब्रेरीज में। ये किताबें जिसको लोग पढ़ते हैं, जिनसे दिल का जुड़ाव होता है, इसलिए मैं ऐसी किताबें, चाहे सुरेंद्र मोहन पाठक ने लिखी हूँ, चाहे आप कर्नल रंजीत से लेकर हाँ, के हाँ, तमाम बिल्कुल, एक लंबा सफर रहा है। हाँ, लंबा सफर रहा है जी। अभी आप इसके ध्वजवाहक जो झंडा बरदार हमारे अमित भाई हैं जी। तो अभी जैसे तो वो 58 बुक्स थी कमांडर करण सक्सेना की, तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी खुशी की बात है कि इंडिया में पहला सबसे बड़ा ऑडियो शो स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया और सोनू सूद जैसे व्यक्ति ने उसे आवाज़ दी। और सोनू सूद के लिए मैं एक बात और कहूँगा कि कमांडर करण सक्सेना हमारा एक ऐसा हीरो है जो देश के दुश्मनों से लड़ता है बाहर जाकर। और सोनू सूद की जो इमेज है, जो कोरोना में उन्होंने जो कुछ किया, जो बहुत ज़्यादा किया देश के लिए, तो एक इमेज जो बनी, तो हमारे लिए कमांडर करण सक्सेना से मैच करना बहुत आसान हो गया। क्योंकि एक आदमी जो इस देश के अंदर रहकर इस देश के लोगों की रक्षा करने जैसी एक इमेज बनी कोरोना में, कि देश के लोगों को जगह जगह तक पहुंचाया। और मैं तो उन्हें पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जी। तो वो आज जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो बेसिकली देश के लिए उस तरह का काम करना, और वो कमांडर करण सक्सेना जो देश की रक्षा करता है, और उनकी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की है, बहुत ज़्यादा मैच करती है कमांडर से। तो हमारे लिए कमांडर का सेकंड ऑप्शन था ही नहीं, अच्छा, सोनू सूद साहब के अलावा एक मात्र। तो और बहुत अच्छी बात ये थी कि हमने पहली बार ही उनको अप्रोच किया और वो भी कमांडर करण सक्सेना के यानी आवाज़ देने के लिए तैयार हो गए। तो आज बहुत अच्छा ऑडियो पर शो है, और उसके बारे में हम एक चीज़ बोल रहे हैं जो है भी कि आप आंखें बंद करके उस ऑडियो शो को यानी कि फिल्म के तौर पे देख सकते हैं। आंखें बंद करके उस शो को देख सकते हैं, चूंकि उसमें बैकग्राउंड इफेक्ट है, फॉली है, ड्रामा है, सब है। तो आप बहुत सारे एक्टरों ने आवाज़ दी है। कमांडर करण सक्सेना की आवाज़ सिर्फ सोनू सूद की है, हाँ। बाकी और जो छोटे छोटे किरदार हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टरों ने आवाज़ दी है। तो स्पॉटिफाई पर भी वो सबसे बड़ा ऑडियो ड्रामा है। ऑडियो ड्रामा है। तो ऑडियो का मार्केट बढ़ रहा है। आप सब पॉडकास्ट सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे आप में से अधिकतर लोग होंगे, तो एक बार सुनकर देखिए तो सही कि आखिर क्या चीज़ है। मैं सुनने वाला हूँ। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था इस बिच्छू का खेल के बारे में। एकता कपूर तो बहुत चूजी हैं, ऐसा सब्जेक्ट चुनती हैं जो लोगों के दिल के करीब हो, जो लोगों में लोकप्रिय हो। तो ये बिच्छू का खेल का कैसे खेल हुआ? क्या बात है रश्मि चौबे, बड़ी किताब पढ़ी जा रही है। बहुत ही कातिल किताब है, ज्ञान बढ़ा रहे हैं अपना। जरा दिखाओ, हमें भी पढ़ाओ। इसकी है। अब क्या यार रश्मि, तुम ये सब बेस्ट सेलर बोलती हो। हमें लगा था तुम लॉ वो पढ़ के आई हो, तुम्हारा जरा जो फ्लेवर है ना थोड़ा गहरा होगा। क्या है ना, ये सब ऐसे ही फेक है। हम तुमको हिंदुस्तानी बेस्ट सेलर दिखाते हैं क्या होती है। हाँ साहब, लाइए जरा दीजिए हमारा वाला, लाइए। तो रश्मि चौबे, ये है असली कातिल किताब, मतलब हिंदुस्तानी बेस्ट सेलर। अच्छा, बिच्छू का खेल, मतलब ये समझ लो करीब करीब 10 लाख कॉपियां बिकी होंगी, और एक घर में 4-4 लोग पढ़ते हैं इसे। अरे दो, हमें भी पढ़नी है। अरे इधर आओ तुम। सुनो, किताब तो तुम पढ़ लो, लेकिन जब पढ़ लोगी तो हमको बताना जरूर तुम्हें कैसी लगी, क्योंकि हमें ना ये किताब बहुत पसंद है। हाँ, हमें तुम बहुत पसंद हो। एकता के बारे में भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कई बार जो दूर से जो लोग होते हैं वो चीज़ें अलग समझते हैं। और जैसे जब मैं पहली बार मिला, मुझे बुलाया गया बालाजी से, और जब मैं मिला उनसे तो मुझे लगता था कि ये शायद हिंदी साहित्य की कितनी समझ होगी इन्हें। हाँ। एकता कपूर जो जितेंद्र जैसे बड़े व्यक्ति के एक्टर की बेटी हैं और बॉम्बे शहर में पली बड़ी हैं, तो हमारा हिंदी पल्प फिक्शन जो गांव देहातों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, और कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में और बॉम्बे जैसे
अंग्रेजी तबीयत वाले जो शहर है वहाँ पर तो उतना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो सब कुछ जानती थी अच्छा। और हिंदी पल्प फिक्शन की क्या ताकत है वो उनको बराबर पता थी, हाँ, एकता जी को। और इसके लिए जब बिच्छू का खेल मैंने आज तक उनको जिंदगी में सिर्फ 5 कहानियां सुनाई हैं और पांचों की पांचों कहानियां उन्होंने ली हैं जिन पे वेब सीरीज और भी बना रही हैं। वाह वाह वाह। और जो उन्होंने प्रमोशन भी किया बिच्छू का खेल में हाँ, मेरा, तो उनको पता था कि किस तरह से गांव गांव तक पहुंचाना है शो भी। तो हिंदी पल्प फिक्शन राइटर की ताकत क्या है, तो शायद इसीलिए वो एकता कपूर हैं, चूंकि वो बिजनेस बराबर समझती हैं, कहानियों की ताकत बराबर समझती हैं। उनको हम लोग महारानी कहते हैं। हाँ, और ड्रामा बहुत बहुत अच्छा समझती हैं कि ड्रामा किस तरह से बिकता है। कैसे बिकता है। हाँ। अरे मुंबई का जिक्र आप बार बार का, आप मुंबई में रहते हैं, नायिका में मुंबई को आपने अलग तरीके से पेश किया है, क्या है तरीका, जरा सा दर्शकों को बताया आपने कुछ अलग ही तरीके से। नहीं, देखिए मैं बॉम्बे के बारे में एक बात कहूँगा, मुझे शुरू में बॉम्बे पसंद नहीं आता था, अच्छा, लेकिन जब मैं बॉम्बे गया तो मुझसे वहाँ के एक यानी फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर थे, वो अक्सर एक शब्द बोलते थे कि अगर आप कलाकार हैं, अगर आपके अंदर आर्ट है, तो हिंदुस्तान में बॉम्बे के अलावा आपके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप आर्ट का उस तरह से सम्मान भी होता है और पैसा भी है। बाकी आप शहरों में होते हो जब, तो वहाँ पर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं, आप कमाते क्या हैं, आप करते क्या हैं। तो बॉम्बे शहर में रहकर कोई कलाकार को ये नहीं बोल सकता कि आप ये तो कला है, आप काम क्या करते हैं, क्योंकि उस शहर में ऐसे ऐसे कलाकार रहते हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों कमाए। तो एक कलाकार के लिए मुझे, और मैंने वहाँ रहकर जाना समझा कि सच में कलाकार के लिए हिंदुस्तान में, इंडिया में सिर्फ एक जगह है, बॉम्बे। तो मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा जो नए लेखक हैं, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, लेखक बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा लिखना और नव्स को समझना, आप ऐसी कहानियाँ लिखें जो ना सिर्फ किताबें उसके ऊपर प्रिंट हों। आज इतनी बड़ी मार्केट हमारी बन चुकी है कि आज ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं, आज ई बुक है, समझिए, फिर फिल्में बहुत बन रही हैं। तो अगर आप नव समझते हैं तो बहुत बढ़िया दुनिया है और बॉम्बे आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। सुकेतु मेहता ने किताब लिखी है मैक्सिमम सिटी, और बहुत अच्छी किताब है, और किताबों की दुनिया में किताबों का जिक्र निकला है। लेकिन नए जो राइटर हैं, जो बहुत सारे लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे कुछ नया लिखने की या लिखने की, पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और उसको वो अपने राइटिंग में कैसे ढाल लें? देखिए, बिना पढ़े तो कुछ होगा ही नहीं। जो लोग अगर सिर्फ लिखना चाहते हैं वो तो बहुत गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि हमने अगर 100 से ज़्यादा किताबें लिखी तो हमने हज़ारों के हिसाब से पढ़ी, और पहले पढ़ी। ये नहीं है कि आपने पहले लिखना शुरू कर दें अब पढ़ें, नहीं, लिखना तो एक तरफ रख दें, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ें, और पढ़ने के, और दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जासूसी किताबें लिखनी है या सोशल किताबें लिखनी है तो आपने सोशल पढ़ना है, आपने कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपने इंडिया टुडे भी पढ़नी है, आपने पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, यानी सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वही सब चीज़ें आपकी किताबों में, आपकी कहानियों में परिलक्षित होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो आपने, और वहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है, बहुत सारे सिनेमा भी देखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा फिल्में भी देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। मतलब फिल्मी कीड़ों के लिए और किताबी कीड़ों के लिए लिखना आसान हो जाता है। अच्छा, अगला प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, अभी वेब सीरीज़, काफ़ी वेब सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ, और अभी नई किताब है जो मैं लिख रहा हूँ, और जिसके राइट भी बालाजी ने, यानी एकता कपूर ने पहले से ले लिए हैं, जो अभी किताब मार्केट में आई। अच्छा, तो अभी फिलहाल उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अपने लिए लिखते हैं, लिखते समय मतलब एक दो तरीके हैं लिखने के लिए, कि एक हम खुद के लिए लिखते हैं जिसको तुलसीदास कहेंगे स्वांतः सुखाय लिखना, और एक कि नहीं यार, मुझे टारगेट ऑडियंस है मेरा, मैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि भाई आज मेरा, आपका मन हुआ कि आपकी किताब का कोई किरदार है, उसका आपको लगता है कि इसको मार देना चाहिए, पब्लिक ने कहा कि नहीं मारो, जिंदा करो, तो आप जिंदा कर देते हैं। अपने, मतलब कहने का मतलब बुनियादी सवाल यही है, अपने लिए लिखते हैं या दर्शकों के लिए, पाठकों? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमने जब शुरू में लिखते थे तो हम एक टारगेट ऑडियंस के लिए लिखते थे,
लेकिन अभी पिछले कुछ साल से मेरे अंदर एक चीज़ आ गई है कि अभी लिखना टारगेट नहीं रहा। अभी ये कि जिससे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले, कुछ ऐसी कहानियां लिखो जो आपको आनंद दें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे आज रीडरशिप है, पढ़ने वाले तो हैं, तो इसीलिए ये एक नए नए एक्सपेरिमेंट जैसे करने की कहीं ना कहीं कोई मैसेज भी हो, कोई सोसाइटी को संदेश भी हो, चूंकि हमारी एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। जितनी बड़ी रीडरशिप है, जो लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ, कोई मर्डर मिस्ट्री लिखने के साथ साथ अगर कोई मैसेज भी देते हैं, उनसे उनको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर लेखक को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी कहानियां लिखे। आप वो मैसेज कहीं भी दे सकते हो, चूंकि मैंने राज साहब की सबसे बड़ी मिसाल दी है। हाँ। आपके लिए श्याम बेनेगल बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सत्यजीत रे बनने की जरूरत नहीं है, गोविंद निहलानी बनने की जरूरत नहीं है। वो आप राज कपूर बनकर भी ये काम कर सकते हैं। मतलब वो आप चाहे तो चयन, आपका चयन है, वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। हाँ। सोसाइटी को बदलने का, सोसाइटी के लिए कुछ करने का, जो कि बहुत जरूरी है। तो किताबों, अच्छा एक आखिरी सवाल, मैं हालांकि समअप करना चाह रहा था लेकिन दिमाग में एक सवाल आ गया, तो मैंने सोचा कि एक सवाल तो पूछ ही लूँ। रीडरशिप कितना प्रभावित हुआ है? हिंदी का क्या रीडर सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार से कम हुआ है? हिंदी का मैं ओवरऑल रीडरशिप की भी बात करूँ, अंग्रेजी का भी, कि किताबें पढ़ने वाले लोग, बच्चे, युवा कम हुए हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, नो डाउट पहले के मुकाबले रीडरशिप कम हुई, पेपर बैग बिकना कम हुआ, मैं शब्द अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, लेकिन रीडर्स कम नहीं है। अच्छा। वो रीडर डिवाइड हो चुके हैं। आज जैसे ई बुक पर बहुत ज़्यादा रीडरशिप है। अच्छा। और जैसे मैंने मेरी एक प्रतिलिपि पर मेरी आज बहुत ज़्यादा किताबें हैं, तो पिछले 5 महीने में मेरी एक बुक 32 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ चुके हैं। और एक दूसरी किताब है जो 12 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ 4 महीने में पढ़ चुके हैं। और 2-2, 3-3 लाख जो किताबें मेरी पढ़ी हैं प्रतिलिपि पर, सर ऐसी तो बहुत सारी किताबें हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब रीडरशिप तो है। वो पढ़े, हार्ड कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो ई बुक में पढ़ रहे हैं। इसी तरह किंडल पर बहुत ज़्यादा रीडरशिप है, किंडल पर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी जा रही हैं। और इस सबसे बड़ी बात, कहानियों के चाहने वाले कम नहीं हैं। तो अगर चाहने वाले कम होते तो आज स्पॉटिफाई पर इतना बड़ा शो नहीं बनता, समझिए। आज वेब सीरीज नहीं बन रही होती उन्हीं किताबों पर, फिल्मों के लिए नहीं तलाशी जा रही होती किताबें। तो दुनिया बेहद खूबसूरत है किताबों के लिए भी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा राइटरों को नजरिया बदलकर काम करने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि किताबें कम बिक रही हैं तो आप ई बुक में बिक रहे हैं, आपकी कहानियां तो पहुंच रही हैं, ऑडियो में आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। अगर हमारे जो दर्शक हैं, और मैं एक किताब ले रहा हूँ, उनके 4 अभी यहाँ पे रखी हैं, दुकानों में तो 100 से ज़्यादा है। तो जो अगर आप यहाँ पे अमित खान की जगह अपना नाम देखना चाहते हैं, तो जो इन्होंने बातें कही हैं कि खूब सारा पढ़ें, खूब सारा देखें, और कहानियाँ कहने का जो गुर है, जो उसका तरीका है, वो यही है कि आप कहानियाँ कहें, चाहे आप छपें या आपकी कहानियों पे फिल्में बने। तो जो अमित खान साहब ने कुछ तो गुर बताया है इस कार्यक्रम में, और उन्होंने ये भी कहा कि किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, किताबों की दुनिया जो बाहर में है वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये शो, जिसका नाम भी संयोग से किताबों की दुनिया है, और यहाँ पे अच्छी बातें करते हैं। और आज बहुत ही शानदार और अच्छी बात हुई अमित खान साहब से, अच्छा लगा। तो मेरा यही कहना है कि किताबें आप, ठीक है, आप वेब सीरीज़ भी देखें, स्पॉटिफाई पे सुने भी, लेकिन ख़रीद कर ज़रूर पढ़ें। आज फ़िलहाल हमारे सामने जो है इनकी ताज़ा तरीन किताब नायिका पड़ी हुई है, और एक बार आप खान साहब दिखा दें, लोगों को कबर याद हो जाए कि ये किताब जो है ये नई और ताज़ी किताब है। और इसको इसी पे हम चर्चा करने के लिए इनको हमने आमंत्रित किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमित खान साहब। धन्यवाद।